आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सिंगापुर से। जी हाँ, सिंगापुर से व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब। और प्रशांत खेमका साहब से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं, विशेषकर ग्लोबल मार्केट्स पर, एफआईएस के रुझान पर और भारतीय बाजारों में अच्छे खासे करेक्शन के बाद, हल्की फुल्की रिकवरी के बाद क्या बने मूड माहौल। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके थैंक यू कार्यक्रम सर। के लिए। सबसे पहले शुरुआत सर, आप चूंकि सिंगापुर बैठे हैं, पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु है, सारे दुनिया भर के बाजारों को आप अच्छे से वहाँ देख लेते हैं, बहुत कुछ एक्शन चल भी रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से ही शुरुआत करते हैं सर, क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में? आज फेड की मीटिंग भी है और इसके बाद क्या डायरेक्शन हमें वहाँ से लेना है, ये समझाएं सर। नहीं, बिल्कुल। तो मैं इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से जरा बात करूंगा। तो पिछले 6 महीने में जो एफआईआई मैसिव आउटफ्लो दिखा अपने को, वो अक्टूबर में तो जैसे चाइना की 35% की रैली हुई, तो सब इमर्जिंग मार्केट्स फंड मैनेजर्स ने जो रीबैलेंसिंग की उसके चलते हुआ। उसके तुरंत बाद नवंबर में ट्रम्प की विक्ट्री से क्या हुआ, दुनिया भर के जो फंड एलोकेटर्स होते उन्होंने अमेरिका की तरफ रुझान कर लिया, और हर एक एसेट क्लास में, चाहे वो इक्विटीज हो या डेट हो, वहां पे बिग सकिंग फोर्स जो कहते हैं वो यूएस की तरफ रहा। अब चूंकि यूएस मार्केट थोड़ा डगमगाया है, स्टार्ट ऑफ द ईयर से 8-10% डाउन है, तो लोगों ने फिर से विचार करना शुरू कर दिया कि वेदर उनका जो वो अनुमान था कि ट्रंप में एक वन साइडेड रैली होगी, वो बराबर था या नहीं था। तो अभी वो पॉज करके उस पर फिर से रीअसेस कर रहे वो पोजीशन, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इन अ वे पॉजिटिव है। एटलीस्ट जो मैसिव आउटफ्लो हो रहा था इमर्जिंग मार्केट से टुवर्ड्स यूएस, उसमें थोड़ा एक पॉज आने की गुंजाइश है। एंड चाइना, आपने शायद देखा ही होगा कि 22-23% ऊपर है ईयर टू डेट, जबकि यूएस 7-8%, 9% डाउन है। तो इसके चलते इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ पॉजिटिव व्यू बन रहा है इन्वेस्टरों का। और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया का वेट जो है 17% आज भी है। ऊपर में जो 20% हो गया था, आज भी 17% वेट है। तो अगर इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज आते हैं तो इंप्रूवमेंट होता है इंडिया के फ्लो स्ट्रक्चर में भी। इसलिए जो आपने कई दिनों में जो ये स्लो डाउन देखा है एफआईआई आउटफ्लोज का, अभी तक इनफ्लोज नहीं हुए हैं, बट जो ये स्लो डाउन देखा है, वो मेरे हिसाब से ये फिनोमिनन को लेकर है। ठीक बात है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है, लेकिन फिर हमारा मुकाबला तो चीन से होता है, वहाँ वैल्यूएशन सस्ते हैं, हमारे थोड़े महंगे माने जाते थे। अब हमारे भी ठीक है, या फिर अभी वो डर है कि पैसा ज़्यादा वहाँ जाएगा? देखिए, अभी अपने वैल्यूएशन जो है, एंड मुझे कई पूरे विश्व भर के जो भी ये निवेशक है उनसे यही सवाल आज नहीं, पिछले 20 साल से यही रहा है कि इंडिया तो महंगा है चीन से, बट इंडिया डिजर्व करता है। एंड महंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि पी मल्टीपल हायर है इसके लिए। या अभी कोई भी चीज है, वो एवरीथिंग इज रिलेटिव टू द अंडरलाइंग क्वालिटी जो है। आज आपको अभी क्या उदाहरण दूं, अगर आपको समझो कि मर्सिडीज होगी या वोक्सवैगन होगा, तो एक प्राइस डिफरेंस होगा उसमें, या तो वो क्वालिटी के लिए आप प्राइस हायर देते हो। उसका मतलब ये नहीं कि वो ओवर वैल्यूड है। इंडिया हमेशा प्रीमियम पे रहा है, और जब जहां तक मैं देख सकता हूं हमेशा प्रीमियम पे रहेगा कंपेयर टू चीन। इंडिया को कंपेयर करना चाहिए यूएस के साथ। कई मामलों में इंडिया इज मोर कंपेरेबल टू यूएस। पिछले 20 सालों में इंडिया और यूएस का पी मल्टीपल जो रहा है वो समान रहा है, ऑन एवरेज 0% डिस्काउंट और प्रीमियम रहा है। आज जो है इंडिया का डिस्काउंट टू यूएस इज टूवर्ड्स इज वाइडेस्ट, करीबन 14-15% डिस्काउंट पे है। इससे ज्यादा डिस्काउंट हुआ था कोविड के बॉटम पे, जो 5 साल पूरा करेंगे अपने ये संडे को। कोविड बॉटम मार्च 23, 2020 को जब हुआ था, तभी करीबन 20% डिस्काउंट पे गया था इंडिया, और उसके पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे गया था इंडिया। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी जस्ट एज यूएस इज अ डेमोक्रेसी। देयर आर लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, डेमोक्रेसी होने के कई फायदे हैं, और उसके चलते इंडिया शुड बी मोर कंपेरेबल टू अ यूएस मार्केट। आप प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए, अंडरलाइंग सेक्टर मिक्स देख लीजिए, वो सब यूएस से ज्यादा समान है रेदर देन चाइना। और मैं वो कंपैरिजन करूंगा। और चाइना की रैली होने के बाद और इंडिया का जो पुल बैक होने के बाद, आई थिंक रिलेटिव टर्म्स में आज ये कहना उचित नहीं होगा कि इंडिया चाइना के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है। ठीक बात है। अच्छा, अब आते हैं भारतीय बाजारों पर सर। दो चीज़ें हैं। अ, एक तो वैसे आपने कहा कि चाइना के मुकाबले में तो हम थोड़े महंगे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो भारत में बदलाव होते दिख रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर जो बेहतर होते दिख रहे हैं,
आरबीआई का जो एक्शन हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं, कितना फायदा मिलेगा? हाँ, तो अगेन महँगे यानी सिर्फ़ पी मल्टीपल हायर है, ओवर वैल्यूड नहीं है, मैं फिर कहूँगा इंडिया। तो ये जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट रिडक्शन है, वो काफ़ी एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मार्केट को उसकी हवा नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1 कट हो गया, अगले 9-12 महीने में और 3 कट आने की रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है 5.5% तक होना कोई गैर व्याजबी एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो पूरी दुनिया भर में है, जैसे कि आपको अनिल जी पता है फेड भी इंटरेस्ट रेट कट कर रही है। जो इन्फ्लेशन डबल डिजिट पहुंच गया था वो आज लो से 2-3% का इन्फ्लेशन हो गया, यूरो एरिया कहिए या यूएस में कहिए। अभी रशिया आई मीन कोविड के चलते भी हुआ था इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट, और रशिया यूक्रेन के चलते उसको बूस्ट मिला था। अभी रशिया यूक्रेन का फाइनली सेटलमेंट होता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ एटलीस्ट एस्केलेशन और नहीं बढ़ना चाहिए ऐसे लग रहा है। तो ये भी एंटी इन्फ्लेशनरी है। तो आई थिंक इन्फ्लेशन की स्टोरी अब खत्म हो गई है दुनिया भर में, एटलीस्ट फॉर नाउ। ऑब्वियसली कुछ भी शॉक आ सकता है, बट एटलीस्ट आज की तारीख में ये अनुमान लगाना रीजनेबल है। और ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स डाउनवर्ड्स है, और इंडिया में भी इन्फ्लेशन आप देखिए, लास्ट इन्फ्लेशन जो 1-2 आंकड़े आए हैं वो 4% से नीचे आए हैं, 3% प्लस कुछ आया है। तो ये इंटरेस्ट रेट नीचे आना है, लिक्विडिटी इंप्रूव होनी है, वो दिख रहा है। और उसके चलते भी ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। जो सिक्लिकल स्लो डाउन थोड़ा सा दिखा है अपने इकोनॉमी में इंडिया में, वो लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट एंड इंटरेस्ट रेट कट वुड बी एक कारण होगा। मैं नहीं कहता हूं उसी के वजह से इंप्रूव होगा और फिर से उछाल आएगी, या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये लिक्विडिटी जो टाइट हो गई थी काफी, और एनबीएफसीज फाइनेंशियल्स के ग्रोथ पे काफी इफेक्ट हुआ था, वो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स था फॉर अ लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन। आप देखिए अभी भी 6% ग्रो हुआ है इकोनॉमी, ऐसे कोई 4-5% पे नहीं गए अपने। पर जो भी स्लो डाउन हुआ है उसमें ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। ये फैक्टर अभी पॉजिटिव होगा तो वो एक कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा। कि ऐसे में भारत में कहाँ निवेश करना चाहिए, बताएं प्रशांत जी। सो निवेश एक तो हर वक्त की तरह मैं कहूंगा इक्विटी मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। मैं खुद 100% करीब करीब इक्विटी मार्केट में रहता हूँ। उस विद इन इक्विटी मार्केट ऑब्वियसली बॉटम अप में आज कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, अक्रॉस लार्ज मिड स्मॉल कैप्स दिख रही है। स्मॉल कैप्स में भी अभी कई स्मॉल कैप्स 30 से 50% डाउन है, तो काफी जो फ्रॉथ है वो निकल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से फिर सुपर रैली आएगी। लास्ट ईयर ये डिफेंस कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, पावर इंडस्ट्रीज में कई स्टॉक्स जो 100% बढ़ गए थे, इस साल 40% डाउन है। तो अब 15 महीने में वो सिर्फ 20% ऊपर है। ये 100 के 200 हुए, अभी 120 हो गया। तो कई उन एरिया में भी सिलेक्टिवली अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इंडस्ट्रियल एरियाज में। अगर स्मॉल कैप्स में पर्टिकुलरली कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जो है, उनको ऐसी बुरी तरह पीटा है मार्केट ने जैसे कि मार्केट खत्म हो गया है। या तो कई कैपिटल मार्केट टोल कीपर्स जिन्हें मैं कहूंगा, वो बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। हेल्थ केयर में स्मॉल कैप्स में, हेल्थ केयर केमिकल्स में स्मॉल कैप्स में काफी अपॉर्चुनिटीज है। मिड कैप आईटी कंपनीज, आईटी में आज ऐसा हो रहा है माहौल के जैसे कि ये कंपनीज का बिजनेस खत्म होने वाला है एआई के चलते, जो हमारा मानना नहीं है। तो मिड कैप गुड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन वाली जो मिड कैप आईटी कंपनीज है वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। और लार्ज कैप में लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, सो फाइनेंशियल्स के अंदर जो लेंडर्स है लार्जर कैप्स में, वहां पे कई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस बोर्ड है। मैंने जो गिने चुने 4 ये बताए सेगमेंट्स, वहां पे ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस वक्त टीम को मिल रही है। तो धन्यवाद खेमका साहब, आपने समय दिया और विस्तार से ग्लोबल मार्केट्स, एफआईज के रुझान, भारतीय बाजारों के वैल्यूएशन और साथ ही निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों को अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर, जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात।